तो यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे BPAG 174 जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोग ब्लॉक 1 को पूरा कवर कर देंगे। ब्लॉक 1 में 4 चैप्टर है। तो अपने बुक में देखो ब्लॉक 1 में 4 चैप्टर है। वो चारों चैप्टर का यहाँ पे समरी टाइप का या जो है एग्ज़ाम के लिए जितना रिलेवेंट है और हर टॉपिक को कवर किया गया है तो वो है। एक भी टॉपिक इसमें मिस नहीं किया हुआ। तो एग्ज़ाम के लिए जो भी रिलेवेंट और जो भी हर टॉपिक से यहाँ पर है, क्योंकि बुक में बहुत एक ही चीज़ को बार बार लिखा गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट है नहीं, तो एक ही चीज़ को बार बार घुमा घुमा के लिखा गया है। इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट है या उसको पहले बताया गया है चैप्टर में। तो इस 4 चैप्टर का एक एक करके हम लोग देखेंगे हर चैप्टर में क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मेनली वही है। तो वहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखो पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। इसमें क्या है, इसका मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट, जिस डेवलपमेंट से हम लोग अभी का जनरेशन है उसका जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी उसका नीड्स है उसको फुलफ़िल कर ले, बिना फ्यूचर के जनरेशन की नीड्स को कि उन लोगों का नीड्स अफेक्ट ना हो। मान लो जैसे अभी हम लोग के पास इतना फॉसल फ्यूल है, तो हम लोग के पास इतना फॉसल फ्यूल, अगर हम लोग सारा फॉसल फ्यूल ख़त्म कर देंगे तो हम लोग अभी का नीड्स तो अपना मीट कर लेंगे, लेकिन हम लोग का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा कि फ्यूचर के लोग उतना फॉसल फ्यूल नहीं यूज़ कर पाएगा, तो वो लोग का नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो वो हम लोग को नहीं करना, हम लोग को ज़्यादा रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। तो ये है इसका डेफिनेशन। ये अच्छा डेफिनेशन है, एग्ज़ाम में इंट्रोडक्शन में इसी को लिखना। फिर सेकंड में गांधी जी के एक कोट है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एनी मैंस ग्रीड। इसका मतलब है कि धरती में, ये कोट है अच्छा सा, अगर स्टार्टिंग में इंट्रो में लिखेंगे हम लोग तो ये अच्छा लगेगा कि गांधी जी का बोलना है कि जो अर्थ में सब कुछ का, सबका नीड सेटिस्फाई करने के लिए सारे रिसोर्सेस, वाटर है, मिनरल्स है, सब कुछ है, बट किसी का ग्रीड कि हमको सारा मिनरल्स हम ही रख ले, सारा सोना हम ही रख ले, तो किसी का ग्रीड फुलफ़िल करने के लिए उतना नहीं है। तो ठीक है, तो अभी हम लोग इंडस्ट्रियल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखे हैं तो उसका वो क्यों आया कि पहले हम लोग जैसे जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था 1750 में, उसमें हम लोग अपना बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किए थे। तो रिसोर्सेज जो हम लोग यूज़ किए थे, सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन हुआ था रिसोर्सेज को, बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो गया, बहुत सारे रिसोर्सेज से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलने लगा। तो ये उसका बैकड्रॉप है कि यहाँ से जैसे डेवलपमेंट यहाँ से चालू हुआ था, इस रेवोल्यूशन से। इंडस्ट्रीज़, पहली बार मशीन्स आया था, पहली बार फैक्ट्रीज़ लगा था, तो यहाँ से कहानी शुरू हुआ था डेवलपमेंट का। लेकिन उसमें क्या था, हम लोग जो भी अपना रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लॉयटेशन यहाँ से शुरू हुआ था। फिर इसी से देखो चेंज इन लाइफस्टाइल एंड पॉपुलेशन, धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज होने लगा। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े थे कि जो जॉइंट फैमिली था पहले, वो फिर न्यूक्लियर फैमिली बन गया, सब लोग जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली बन गया, फैक्ट्री सेटअप हो गया। तो एक तरीके से काफ़ी चेंज आया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वर्सेस ग्रोथ देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ। तो वर्सेस ग्रोथ वाला पार्ट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग का मेन जो हम लोग को ये 3 देखो, चैप्टर में भी ये लिखा हुआ है, चैप्टर में इसको देखो इतना बड़ा चढ़ा के लिखा है, इसको हम लोग यहाँ शॉर्ट में देख लिए। ऐसे ही एग्ज़ाम में डायग्राम बना के ले आना है और ये जो पॉइंट्स है उसको बड़ा बड़ा करके एक्सप्लेन करके एक ही बात को 4 बार करके लिख देना है। ठीक है, तो ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो इसका मतलब इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, सोशल और इंस्टीट्यूशनल का जो कॉमन पॉइंट है, जहाँ पे हर चीज़ फुलफ़िल हो रहा है, जहाँ एनवायरनमेंट भी बिगड़ नहीं रहा, इकनॉमी भी बढ़ रहा है, सोशली भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा और सारा इंस्टीट्यूशन आराम से ग्रो कर रहा है, तो उस पॉइंट पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। उसको बोलेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग किसको बोलेंगे कि कोई पॉवर्टी ना हो,
कोई अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, सबका सब कुछ इकोनॉमिकली सब अपने नीड्स को फुलफ़िल कर पाए। तो यही है। तो हम लोग इसको बढ़ाने में क्या लिखेंगे, एक पॉवर्टी में कोई हंगर नहीं होना चाहिए। पॉवर्टी में हम लोग लिखेंगे कोई क्लोथ्स का कोई इशू नहीं होना चाहिए, सबके पास क्लोथ रहे, फूड रहे, ये रहे वो रहे। तो इसी को बढ़ाते रहे। एम्प्लॉयमेंट में सबके पास पैसा रहे, सबके पास सब कुछ रहे। फिर ये देखो इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट कैसे ठीक रहेगा कि इन्वायरमेंट का क्लीन वाटर रहे, सबको क्लीन वाटर मिले, सैनिटेशन, टॉयलेट वगैरह हर जगह रहे। इन्वायरमेंट में कोई मेजर नुकसान ना हो, जैसे जो भी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्ड रहे, ठीक है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ हो, यही सब पॉइंट्स बुक में लिखा हुआ, इससे ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। फिर सोशल क्या रहेगा कि सबको एजुकेशन मिले, और क्या होगा, हंगर सबको मिले, सबको अच्छा हेल्थ केयर मिले, यही सोशल में। तो अब ये 3 पॉइंट को बढ़ा के क्या हो जाएगा, सबको एजुकेशन का पॉइंट को कैसे बढ़ाएंगे, हम लोग लिखेंगे सबको क्वालिटी एजुकेशन। देखो यहाँ ऐसे लिख देते, क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, कोई भूखा ना सोए। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, सबको 4 वक्त का खाना, एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे वो, सबको 4 वक्त का खाना मिल जाए, कि सबको न्यूट्रिशन सही से मिलना चाहिए, कि सबको वेल न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, ये सब लिखेंगे। हेल्थ का क्या, अगर किसी का हेल्थ का इशू हो गया तो फिर उसको सही से ट्रीटमेंट मिले, पूरा ट्रीटमेंट उसको ठीक से मिले, कोई उसका प्रॉब्लम ना हो रिसोर्सेज वगैरह का। ये इंस्टीट्यूशनल क्या रहेगा, इंस्टीट्यूशनल में हम लोग देखेंगे कि जो भी सबको जस्टिस मिले, सब लोग शांति से रहे, पीस से। तो बोलेंगे लव, इसको एग्जाम में कैसे बढ़ाएंगे कि लव से, ब्रदरहुड से, हारमोनी से सब लोग आपस में रहे। फिर जस्टिस, सबको जस्टिस मिले, क्विक जस्टिस मिले, किसी का जस्टिस डिले ना हो, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल, फाइनेंशियली सब लोग साउंड हो। ये 4 है, ये क्वेश्चन आ सकते इससे, ये इंपॉर्टेंट, इसको बार बार बैक करके सुन सकते हो, ठीक है। अब ये यहाँ का काम का है नहीं, ठीक है, ये कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये हम लोग के कोर्स में है नहीं। हम लोग के कोर्स में अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ देखेंगे, तो वहाँ नेक्स्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, यहाँ से शायद सेकेंड चैप्टर शुरू हो रहा है, तो सेकेंड चैप्टर में लिखा हुआ है सोशल कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में का क्या सोशल कंपोनेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सोशल जो कंपोनेंट है, बुक जो इग्नू का बुक में, वही सारा पॉइंट्स यहाँ मिलेगा, एक दूसरे से कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिल जाए लेकिन कम नहीं मिलेगा। तो देखो जैसे अमर्त्य सेन क्या है, अमर्त्य सेन एक यही है उनका स्पेलिंग, अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन एक बहुत जाना माना स्कॉलर है। तो वो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या होना चाहिए, कैसा क्वालिटी है, सोशल है ना, तो सब कुछ लाइफ से रिलेटेड होगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या पॉइंट आना है कि पर्सनल हेट्रोजेनिटी मेंटेन रहे, एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी, पेड़ पौधा, एनिमल, जो भी टाइगर, शेर वगैरह है, सब कुछ बैलेंस रहे, कोई इन्वायरमेंट में डैमेज ना हो, डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। सोशल क्लाइमेट मतलब क्या होता है ना, सोशल क्लाइमेट जैसा नहीं है जो हम लोग समझते, इसका मतलब क्राइम्स कम होना चाहिए, रॉबरी वगैरह। तो सोशल क्लाइमेट ठीक रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे ठीक रहेगा। पहला पर्सनल हेट्रोजेनिटी मेंटेन होना चाहिए, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी मेंटेन होना चाहिए, और सोशल क्लाइमेट ठीक से रहना है। सोशल क्लाइमेट में क्राइम वगैरह मेंटेन कम होना चाहिए। फिर अपना जो रिलेशनल एस्पेक्ट है, सबके साथ रिलेशन ठीक रहे, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन सबके साथ रहे, जो रिच, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिच एंड पुअर वाला लिख देंगे कि ज़्यादा आदमी रिच ना हो जाए, ज़्यादा आदमी पुअर ना हो जाए, एक तरीके से बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है। अब उसका जैसे फर्स्ट पॉइंट था क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ देखेंगे इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। इक्वालिटी और डाइवर्सिटी में क्या है, उन एजेंडा दिया था, एजेंडा 21, ठीक है।
इसमें क्या प्रॉमिस किया गया था बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ कि डेवलप्ड कंट्रीज़ से क्या प्रॉमिस किया गया था कि ये डेवलप कंट्रीज़ अपने जो भी जीडीपी है उसका 0.15% कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि इक्वालिटी और डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं, इसे आंसर में हम लोग लिखेंगे जब यहाँ पूछेगा ना कि अमर्त्य सेन या सोशल जो कंपोनेंट है उसको एक्सप्लेन करो, तो ये लिखेंगे कि अमर्त्य सेन ऐसा ऐसा बोला था, और सोशल लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ में ये लिखेंगे, इक्वालिटी और डाइवर्सिटी में लिखेंगे कि 21 एजेंडा प्रपोज किया गया था बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू गिव 0.15% ऑफ देयर जीडीपी, बट एक्चुअली वो लोग क्या दिया था, ओनली 0.75% ऑफ देयर जीडीपी टू दी डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। फिर नंबर 3 सोशल कोहेजन। सोशल कोहेजन मतलब होता है सेंस ऑफ यूनिटी। तीसरा सोशल कंपोनेंट क्या है, सोशल कोहेजन होना चाहिए। उसमें क्या है कि सब लोग एक साथ सेंस ऑफ यूनिटी रहना चाहिए और वर्क टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ ईच अदर। सब लोग एक दूसरे का वेलबींग में रहना चाहिए। और क्या होगा कि सोशल, एक तरीके से सोशल बिलोंगिंगनेस आना चाहिए कि हाँ हम लोग एक साथ हैं, हम लोग सब एक साथ हैं, और सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन हाई रहना चाहिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया उसमें पार्टिसिपेट कर दिए, किसी को कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट कर दिए। और क्या है, एक्सेस टू पब्लिक एंड सिविक इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे पब्लिक और सिविक इंस्टीट्यूशन क्या हो गया कि एक्सेस होना चाहिए उसका, जैसे पुलिस वगैरह हो गया, जस्टिस का सिस्टम हो गया, जुडिशरी हो गया, तो वो सब का एक्सेस रहना चाहिए अच्छे से, तभी यूनिटी रहेगा समाज में। और क्या है कि कंट्रीब्यूशन टू दी ग्रुप ऑफ सोसाइटी, तो हर ग्रुप का अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में, तो इस तरीके से सोशल कोहेजन रहेगा। फिर क्या है, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस। ये बस बुक में भी इतना ही लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस। तो क्या डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि पीपल का डिमांड सबसे हाई है, जो पीपल चाहेगा वही रहेगा, तो उसी से सोशल कंपोनेंट है। और क्या है कि गवर्नेंस गुड गवर्नेंस होना चाहिए एंड स्मार्ट गवर्नेंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ई गवर्नेंस होना चाहिए। तो ये हो गया सोशल कंपोनेंट वाला पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे इकोनॉमिक कंपोनेंट में। इकोनॉमिक मतलब समझ लो कि जो भी पैसा से रिलेटेड मामला है, तो इकोनॉमिक कंपोनेंट। पहले सोशल देखें, नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। अपने साथ बुक लेके पढ़ना तो ज़्यादा सही, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में क्या है कि इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक में जीडीपी आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आएगा, इनकम इक्वालिटी आएगा कि कितना रिच है कितना पुअर है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या है नहीं है। फिर क्या आएगा, ग्लोबल प्रोटेस्ट वगैरह जो है वो सब आएगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोनेंशियल एरा। मतलब इसमें क्या दिखाया गया ना कि लास्ट 30 to 40 इयर्स में जो है पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज हुआ। उसके वजह से क्या हुआ, फूड, जॉब, हेल्थ केयर जो है वो तो उतना ही था, तो जितना पहले इतना सा था, लेकिन पॉपुलेशन अब इतना बढ़ गया है तो उसका स्केर्सिटी आ गया है, जिसकी वजह से वो अब कम है। उसके वजह से क्या है कि अब पॉवर्टी बढ़ रहा है। ये आ गया एक्सपोनेंशियल एरा का, मतलब लास्ट 30-40 इयर्स में ये हुआ है। फिर रोल ऑफ इंडस्ट्री भी है, रोल साथ में बुक लेके पढ़ना। रोल ऑफ इंडस्ट्री जो है उसमें क्या है कि लार्ज प्राइवेट सेक्टर इमर्ज हुआ है। लार्ज प्राइवेट सेक्टर से क्या हुआ, वो लोग टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन देगा कि कैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करें इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, कि वो लोग लार्ज जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोग अपना
टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन देगा, यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करने में इंडस्ट्री हेल्प करेगा, मतलब उन लोगों को एज अ लेबर काम करने का मौका देगा वो लोग, तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो हम लोग अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तो ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट होगा, तो उससे अच्छा तो ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा कि भाई ह्यूमन रिसोर्स तो है लेकिन लोग के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो वेस्ट हो रहा है। फिर सेकेंड, इंडस्ट्री का और क्या रोल हो सकता है? इंडस्ट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लोग को अवेयर करने के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल था कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो बीच में अपना ये दो जो ओ है उसका जो लाइट था ना डिस्प्ले में, वो लोग लाइट जला के रखते, ये दो ओ ऑफ कर दिए थे। तो फिर लोगों को क्यूरियोसिटी होगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट क्यों ऑफ किया है। तो फिर वो लोग रिप्रेजेंट किए थे कि यूएस का एग्जांपल है कि ब्लड का शॉर्टेज हो रहा था कहीं पे, तो वहाँ ब्लड बैंक में एकदम ब्लड नहीं था, तो इसलिए वो लोग अपने दो ओ को ना बंद कर दिए। तो ये सब रोल है, इंडस्ट्री का रोल है कि लोग को अवेयर करने के लिए भी, ये सब हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं कि ऐसे वो लोग अवेयर कर सकते हैं, ये सब रोल है। तो फिर वहाँ का ब्लड बैंक का फिर पूरा ब्लड एकदम भर गया। फिर क्या है, कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जो कोऑपरेट्स है जो फंक्शन कर रहे हैं सोसाइटी में, तो वो लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट बना लिए तो अब चले जाएंगे, और वो लोग की भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस हिसाब से वो लोग सोसाइटी में एक्ट करेंगे और सोसाइटी के टूवर्ड्स क्या होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो लोग एक अलग अलग सेस देते हैं, सेस फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर के लिए वो लोग सेस क्या होता है, एक अलग सा टैक्स रहता है, फिर लोग टैक्स भी देते हैं, एक ये अलग टाइप का टैक्स देते हैं, फिर लोग टैक्स देते हैं। फिर सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे भी वो लोग कहीं पे हॉस्पिटल खोलेंगे, कहीं पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, तो वो लोग का काम रहता है। ठीक है, सेस देखो यहाँ पे सेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रोल ऑफ इंडस्ट्री हो गया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या काम आएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और क्या रहेगा कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, हाउसिंग, फूड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ये सब होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसमें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होना चाहिए। फिर इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसीज़ जो होना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए। अगर हम लोग इकोनॉमिक कंपोनेंट देख रहे हैं तो उसमें इकोनॉमिक थ्योरी और जो पॉलिसी है वो कैसा होना चाहिए, वो मॉरल होना चाहिए, मतलब एथिकल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए कि लोग के लिए सही रहना चाहिए। फिर पब्लिक डिसीजन मेकिंग रहना चाहिए उसमें, कि नॉर्मल पब्लिक को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, कि नॉर्मल पब्लिक भी गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें उसका सेइंग रहे कि नहीं हम लोग ऐसा चाहते हैं, हम लोग ऐसा चाहते हैं, तभी सस्टेनेबल सब लोग ग्रोथ रहेगा फिर सब लोग का। फिर सोशल वैल्यूज़ भी कि भाई वहाँ का क्या वैल्यू है, कि ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ के वैल्यू और कस्टम से कुछ अलग कर रहे हैं। जैसे इंडिया में देखो काऊ काफ़ी सेक्रेट रहता है, तो काऊ काफ़ी सीक्रेट रहता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई काऊ के रिलेटेड कुछ अलग मतलब उल्टा सीधा कुछ काम ना करने लग जाए। जैसे हम लोग देखे कि काऊ का हम लोग के यहाँ पे बैन है, काऊ स्लॉटरिंग, तो अगर कोई कंपनी आ जाएगा बोलेगा नहीं हम लोग काऊ का लेदर का कुछ यूज़ करेंगे, बेल्ट वगैरह बनाएंगे या सीट वगैरह बनाएंगे, तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो सोशल वैल्यूज़ को भी लेके चलना पड़ेगा जिस एरिया में वो काम कर रहा है। फिर सर्कुलर इकोनॉमी, फिर सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, एक तरीके से तुम साइकिल समझ लो, एक प्रोडक्ट को यूज़ किए, प्रोडक्ट खरीदे, फिर उसको यूज़ किए, फिर उसको रिपेयर किए, फिर उसको अगेन अपने इकोनॉमी में डाल दी। मतलब एक साइकिल चलाना है कि पहले बाई, रिसाइकल, रिपेयर, फिर उसको इस तरीके से पहले बाई, फिर उसको वेस्ट कर देगा, उसको फेंक देगा, उसको रिसाइकल वापस लाना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा और फिर बेच देना पड़ेगा। ये सर्कुलर इकोनॉमी में आएगा। सबसे शॉर्ट में ऐसे ही बताया जा सकता है सर्कुलर इकोनॉमी क्या। फिर क्या है, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो क्या हो सकता है कोर प्रिंसिपल, तो एक इंस्टीट्यूशन है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट है यूएन में, यूएन के अंदर एक डिपार्टमेंट है,
तो वो बोलते हैं ये पाँच छः प्रिंसिपल दिए है कि क्या किस प्रिंसिपल से वो रहेगा। एक पीपल सेंट्रिक, कि अभी हम सोशल वैल्यू का एग्जांपल दिए, काऊ का एग्जांपल दिए कि सोशल वैल्यू और पीपल का वॉइस को सुनना पड़ेगा कि पीपल क्या चाहता है। तो पीपल सेंट्रिक पहला होना चाहिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए। दूसरा क्या है, रिस्पॉन्सिव एंड पार्टिसिपेटरी, ये ऐसा नहीं है कि जो भी पार्टी सोसाइटी में इन्वॉल्व है, जो भी सोसाइटी में जो भी लोग इन्वॉल्व है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, जो भी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, सबको ऐसा है कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो सबको उसका रिस्पांस देना पड़ेगा, और कोई अगर एक्टिविटी है तो उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड सब लोग मेंटेन रख सकते हैं। फिर मल्टी लेवल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लेवल का लोग के ऊपर, मतलब सिर्फ ऊपर का हाई क्लास लोग ही के साथ बात हो रहा है, मिडिल क्लास या लो क्लास जो भी पुअर पीपल है वो लोग के बारे में बात नहीं हो रहा है। मल्टी लेवल, अल्ट्रा रिच से लेके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर, सबके साथ लेके चलना पड़ेगा। फिर क्या है, पार्टनरशिप हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई हर चीज़ सब लोग अकेले नहीं कर सकता। तो वैसे ही कोई कंपनी अपना कुछ जैसे हम लोग जानते हैं ना कि एक कंपनी में बहुत सारा जो भी सामान यूज़ होता है, जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, वो अलग अलग कंपनी बना के लाता है। कहीं से अगर कोई फ़ोन बनना है तो सेमीकंडक्टर कोई दूसरा कंपनी बनाएगा, उसका स्क्रीन कोई दूसरा कंपनी बनाएगा, उसका मदरबोर्ड कोई दूसरा का। तो एक तरीके से पार्टनरशिप कंपनीज में भी और आपस में भी सोसाइटी का एक अपना पार्टनरशिप होना चाहिए। फिर डायनामिक होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि जो पुराना चीज़ चल रहा है बस वही चलता रहे, और जो नया है डायनामिक, चेंजिंग इन नेचर होना चाहिए। जैसे पहले क्या था कि हम लोग फॉसल फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, अब फॉसल फ्यूल कम यूज़ कर रहे, तो अब हम लोग ग्रीन एनर्जी यूज़ करेंगे, और सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है। और क्या है कि सस्टेनेबल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लोग देखी है। फिर रेगुलेशन होना चाहिए और करप्शन कम रहना चाहिए। यहाँ हम लोग का यूनिट 2 ख़त्म हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं यूनिट 3 में। ये है यूनिट 3 में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। बुक लेके बैठना तो अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, तो बुक में इंडेक्स देखोगे तो पता चलेगा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। वो लोग बताए हैं कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है, उसमें अलग अलग अप्रोचेज़ है कि किस अप्रोच के हिसाब से कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो सकता है। तो वहाँ पे ये अप्रोचेज़ है, ठीक है। पहला अप्रोच है स्टेटस क्वायर अप्रोच। स्टेटस क्वायर अप्रोच बोलता है कि भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कोई नया दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है थोड़ा मोड़ा चेंज कर देंगे, उसी से सब कुछ हो जाएगा। देखो से यूनिट 3 स्टेटस क्वायर अप्रोच, उसमें क्या है, नो फंडामेंटल चेंज इज़ रिक्वायर्ड, नो मेजर चेंज इज़ रिक्वायर्ड, सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम एग्जिस्ट, मतलब कोई हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा भाई, तुमको उतना कुछ चेंज करने का नहीं। ह्यूमन टेंडेंसी जो है वो चेंज को रेजिस्ट करने का है। अब मान लो कि तुमको सुबह 10 बजे सोने का आदत है, और तुमको कोई बोला कि नहीं सुबह तुम चार बजे तक उठ के काम करो या उठ के पढ़ाई करो, तो भाई तुमको थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा ना। तो ह्यूमन टेंडेंसी है, ये चीज़ हम लोग लिखेंगे कि इस अप्रोच में क्या बोलता है कि जैसा जो चल रहा है एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में जैसा जो चल रहा है वैसा चलने दो। फिर क्या है, रिडक्शन इन प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्सेशन। इसमें क्या बोलता है ना वो लोग कि गवर्नमेंट को अपना टैक्स थोड़ा कम करना चाहिए। रिडक्शन इन प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ, मतलब कि टैक्स बढ़ते जा रहा है, पहले 12% था, अब 18%, अब 28% है किसी किसी चीज़ में, तो उसको कम करना पड़ेगा। और इस स्कूल ऑफ थॉट का क्या है, इस अप्रोच का क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो उसके लिए बिजनेस ही उसको ड्राइव कर सकता है, जो बिजनेस इज द ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बुक लेके देखोगे तो देखोगे ये सारा पॉइंट्स मेंशन्ड है, लेकिन सबको एक पैरा में लिख दिया, तो उससे अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए नोट्स से बताया गया है, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्रीज्ड द इंफॉर्मेशन एंड चेंजिंग वैल्यू कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग दी चेंजिंग बाई इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशन, मतलब पीपल में इंफॉर्मेशन डाल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। और कैसे हो सकता है कि रिडक्शन ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें तो पहले बोल रहा है ना कि गवर्नमेंट को अपना रोल टैक्स कम कर देना चाहिए। यहाँ पे बोला है गवर्नमेंट को अपना रोल कम कर देना है। जो ग्रीन कैपिटलिस्ट है, ग्रीन मतलब रिन्यूएबल, ठीक है, वो लोग
अगर गवर्नमेंट अपना रोल कम करेगा तो ग्रीन कैपिटलिस्ट बढ़ेगा, एथिकल डेवलपमेंट बढ़ेगा। ये इस अप्रोच का मानना है। अब अपना बुद्धि इसमें मत लगाना क्या है। फिर क्या है कि रिडक्शन इन करप्शन हो जाएगा अगर गवर्नमेंट अपना वो रोल कम कर देगा तो। फिर क्या है, टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी इस अप्रोच में बात किया गया। तो ये हो गया पहला अप्रोच, एग्जाम में आएगा तो ये सारे पॉइंट को क्लब करके लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच है, नेक्स्ट अप्रोच जो है वो उसको बोलते हैं कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच। इसमें क्या है कि वो लोग बोलता है, इस अप्रोच में बोला जाता है कि जो कम्युनिटी है उसको अपना स्किल बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है। पॉपुलेशन का अगर हम लोग उसको स्किल कर देंगे, नॉलेज कर देंगे तो आधा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग आगे बढ़ेंगे और उससे हम लोग का सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये देखो, स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन नॉलेज बेस इन पॉपुलेशन, ये लोग बोलता है। फिर क्या, इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल ऑफ द रेजिडेंट का स्किल बढ़ा दो। रूरल पॉपुलेशन में ये सब करो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बैकवर्डनेस है, तो क्या रहेगा, तो उससे अच्छा रहेगा। फिर क्या होगा, हम लोग देख रहे किस पेज में जाना हम लोग को, तो हम लोग को अभी जाना है इस पेज में, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो लोग बात किया गया है ABC मॉडल में। ABC एक मॉडल है, इसको एग्ज़ाम में लिख देंगे कि ABC मॉडल का बात हुआ है। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए 3 जो काम है वो ज़रूरी है। एक, रिसोर्स का होना, रिसोर्स जो है वो फाइनेंशियल होल्डिंग भी और नेचुरल रिसोर्सेज भी इंक्लूडेड है, और लाइफ स्टॉक जैसे जो डोमेस्टिक एनिमल काउ वगैरह है, ठीक है। सोशल बॉन्ड, इकोनॉमिक इनकरेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ कम्युनिटी। एक मतलब सोशल बॉन्ड में क्या है ना कि आदमी एक दूसरे का चीज़ के लिए इन्वेस्ट करेगा। जैसे शार्क टैंक देख लो, वहाँ जो लोग बैठे हैं वो लोग बैठ के दूसरा की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी तो ग्रोथ बनेगा, तभी तो वो लोग आगे बढ़ेगा। अगर कोई स्टार्टिंग में किसी को पैसा नहीं देगा तो कम्युनिटी कैसे आगे बढ़ेगा, कम्युनिटी कैपेसिटी कैसे बिल्डिंग होगा, उसके लिए इनकरेज करना पड़ेगा हम लोग को इन्वेस्टमेंट को। फिर ह्यूमन एसेट को हम लोग अच्छे से एलोकेट करना पड़ेगा। जो हम लोग बोले कि ह्यूमन एसेट क्या है, सब में स्किल इंडिविजुअल होना चाहिए, तो ह्यूमन एसेट और है, तो यही मानना है कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच का। अब हम लोग नेक्स्ट अप्रोच में देखेंगे इंडस्ट्रियल अप्रोच। इंडस्ट्रियल अप्रोच इसमें क्या है भाई, बुक के साथ पढ़ना तो सही से पता चलेगा। इंडस्ट्रियल अप्रोच क्या है, ये लोग का मानना है कि इंडस्ट्री लगा देंगे, सब एंटरप्रेन्योर सब रहेगा, सब लोग वो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सब कुछ ठीक ठाक काम करेगा और उसी से अप्रोच, उसी से सब कुछ होगा। तो अब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर अप्रोच। उसमें क्या है, मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के लिए, कि जॉब सबको बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा। फिर क्या रहेगा, प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। इंडस्ट्रियल सेक्टर रहेगा तो वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहेगा, जैसे अपन का रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा जी, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर फाइनेंस भी करेंगे एक दूसरे को, तो सही रहेगा सोसाइटी के लिए। तो और क्या है, रिसोर्सेज, नॉलेज, इनोवेशन, यहाँ अगर ये सेक्टर लगता है तो इनोवेटिव सोल्यूशन मिलेगा हम लोग को SDG मॉडल में जाने के लिए, ठीक है। वेज क्या है, अगर ये लगाएंगे तो उसका वेज क्या है, कैसे रहेगा। तो पहला वेज, रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योरशिप रहना चाहिए, नहीं तो भाई इररिस्पॉन्सिबल हुआ तो फिर वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला कांड हो जाएगा कि सारा जो वो है रिसोर्स है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। फिर वो लोग का एफिशिएंसी होना चाहिए, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ऐसा नहीं कि हम लोग जो रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वो उसका आधा वेस्ट हो रहा है और एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो रहा है। जो भी रिसोर्सेज है, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसका एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए, यही लिखा हुआ है। और प्रिंसिपल फॉर इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है उसमें कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात किया गया है वहाँ पे,
कि कॉर्पोरेट जो है, ये लोग क्या है, कॉर्पोरेट है, तो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच। इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच का कहानी है। इसमें इसमें क्या बोला जाएगा ना कि भाई हर सेक्टर का सब लोग को मिल के काम करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड क्या होता है कि सब लोग मिल के, तो यहाँ बोलेगा कि सब लोग, जो भी यूएन का सिस्टम है, जो भी बाहर का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो भी प्लानिंग एजेंसी, सब लोग मिल जाए एक जगह पे, और इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिकल सब कुछ सारा लोग एक साथ मिल के काम करें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग को इंटीग्रेटेड हर चीज़ का देख के चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल सबको मिला के एक कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, और कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर मीडिया और मेंबरशिप इन दी मल्टीलैटरल एजेंसी। ये सब भारी भरकम टर्म एग्जाम में लिख के लाना पड़ेगा। और एजुकेशन, ठीक है। एरिया, अब क्या एरिया में रहेगा कि एरिया सब रहेगा कि सपोर्ट द पॉलिटिकल सिस्टम, सपोर्टिव पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। अगर बोले ना सारा सेक्टर मिला के काम करेगा तो सपोर्टिव पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। प्लानिंग एजेंसी अच्छा होना चाहिए। एक्सेस टू सारा सेक्टर के पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ऐसा तो है नहीं भाई कि अगर किसी के पास एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा अगर किसी के पास नहीं रहेगा तो डिसीजन कैसे सही लेगा, और एक डिसीजन नहीं ले पाएगा तो सारा सब बेकार। फिर स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन का सिस्टम होना चाहिए। कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में लोग के बीच में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इश्यूज़ क्या है, प्रॉब्लम इन एरिया, कुछ एरिया में प्रॉब्लम आता है। वाई, लेकिन इसको कंसिडर किया जाता है कि ये बेस्ट है, मतलब जो भी इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच है, सारे अप्रोच में इसको बेस्ट माना गया। तो क्यों माना गया हम लोग बताते हैं। वाई इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि वो होलिस्टिक है, वो सारे सेक्टर्स को कवर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड और ड्रॉट जो है वो लीड टू फेमाइन है। फेमाइन मतलब सूखा, अकाल हो जाता है। अकाल होगा तो क्या होगा कि डिजीज़ आएगा तो एडवर्सली उसको अफेक्ट करेगा सोसाइटी को एज अ होल। तो हम लोग हेल्थ सेक्टर भी ले लिए, नेचुरल एनवायरनमेंट भी ले लिए, सोशल भी ले लिए, ठीक है, ध्यान से। और क्या है, लोकल कंसिडरेशन, हम लोग लोकल जो सेक्टर है उसका भी देख लिए कि वहाँ का रीजनल इशू क्या है। सोशल कस्टम क्या है, जैसे हम काऊ का बताएं। फिर क्या है, जोग्राफिकल क्या है, वो भाई डेक्कन में है, वहाँ पे स्टेबल रॉक है कि हिमालय में है, तो वहाँ पे ट्रेन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, एयरपोर्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है, सस्टेनेबल रहेगा। अगर एयरपोर्ट बनाएंगे तो वो टूट तो नहीं जाएगा हिमालय के ऊपर, तो वो सब देखना पड़ेगा। और क्या रहेगा, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट, क्योंकि और क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसमें होलिस्टिक है और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें माना जाता है कि जो ह्यूमन लोग हैं, उसमें सारा ह्यूमन का वेलबींग देखा जाता है कि भाई सब लोग खुशी से रहे, और सबको खाना पीना सही से मिल जाए, सब लोग शांति से रहे, और सब कुछ ठीक से रहे। यही यहाँ का अप्रोच है। तो यहाँ का अप्रोच अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ का अप्रोच बोलता है रेफर टू दी वेलबींग ऑफ दी ह्यूमन वेलबींग के ऊपर ध्यान देता है। फिर क्या है कि एक रिपोर्ट वगैरह पब्लिश होता है ना यूनाइटेड नेशन से, तो द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज़ मेड बाय द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। एक ये लोग रिपोर्ट पब्लिश करता है। फिर क्या है, ए ह्यूमन बीइंग इज मेक ए सीरीज ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिसीजन चॉइसेस एवरी डे। इस अप्रोच में क्या होता है कि आदमी लोग तो हर दिन कुछ चॉइस बनाए। इकोनॉमिक चॉइस बनाता है कि इस चीज़ को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, भाई पेट्रोल से गाड़ी चलाना है कि नहीं चलाना है। सोशल कि वुमेन लोग को अधिकार देना है कि नहीं देना है। कल्चरल, पॉलिटिकल चॉइसेस हर दिन लेते जाता है, ठीक है। फिर क्या है कि यही जो है ह्यूमन
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, रिपोर्ट जो है वो 2020 में जो पब्लिश हुआ है, इज़ द एट रिपोर्ट फोकसिंग स्पेशली ऑन दी वही सोशल एंड अर्बन नेचर एंड एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट के नेचर और उसके एस्पेक्ट पे ध्यान दें। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच में ना मेनली हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स पे ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। इसका एरियाज़ है, अब इसका ये 4 एरियाज़ में इसको डाला गया। एक पहला है सोशल एनवायरनमेंट फॉर हैप्पीनेस, एक अर्बन हैप्पीनेस, एक सस्टेनेबल नेचुरल एनवायरनमेंट और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है कि जो भी सोशल है, जो भी सोशल एनवायरनमेंट फॉर हैप्पीनेस जो है वो कैसे डिसाइड होता है, हम लोग कैसे मेजर करते हैं कि वो है कि नहीं है। तो उसमें हम लोग पहला देखते हैं कि फ्रीडम टू डिसीजन रहना चाहिए। कोई भी आदमी जो सोसाइटी में रह रहा है उसको फ्रीडम रहना चाहिए डिसीजन लेने का, किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, ठीक है। लोगों में आपस में ट्रस्ट है कि नहीं है, लोग जेनरस है कि नहीं है, और क्या है, और इफेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी ऑन देयर हैप्पीनेस, ठीक है। सब हैप्पीनेस से रिलेटेड। भाई ट्रस्ट रहेगा तो हम लोग खुश रहेंगे, जेनरसिटी रहेगा हम लोग खुश रहेंगे। इफेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी, किसी के पास कम पैसा ज़्यादा पैसा वाला मामला है। फिर क्या है, फिर जो है अर्बन हैप्पीनेस का एरिया। भाई बुक में देखना तो स्ट्रक्चर और समझ में आएगा। जैसे हम लोग तो ऐसे बना दिए, अच्छा बुक से और अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो बुक रेफ़र करे, उसको एकदम तुरंत बात का पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या है, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है वो फाउंड किया है, वो क्या करता है ना, वो फाउंड करता है जो सिटी और कंट्री, मतलब सारे कंट्रीज़ में और सारे सिटीज़ में, वर्ल्ड के सारे सिटीज़ में रैंकिंग करता है, ठीक है। फिर उसमें देखा गया है कि जो लोग विलेज में लोग रहता है ना, वो सिटी के मुकाबले ज़्यादा हैप्पी है, यही बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चले गए। नेक्स्ट पॉइंट में है कि सस्टेनेबल नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या रहता है कि पीपल आर अवेयर, इसका मतलब अवेयर एंड क्यूरियस, कि इस एनवायरनमेंट में क्या रहता है कि पीपल अवेयर रहता है और क्यूरियस रहता है। और एक स्टडी हुआ है जो लंदन में हुआ है, उसमें क्या निकला है कि पीपल, जो लोग नेचर के क्लोज रहता है, वो लोग ज़्यादा खुश रहता है। स्माइली देखो, लोग ज़्यादा खुश रहता है। जैसे जो लोग पार्क वगैरह में जाए, नेचुरल कैनियन के बगल में रह रहा है, कोई सी साइड में रह रहा है, जो ट्रीज़ के ज़्यादा पास रह रहा है, वो लोग ज़्यादा खुश रहता है। और क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें क्या है, हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बात करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे ये हैप्पीनेस इंडेक्स था, वैसे एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें जानने के लिए बस इतना सा बात है कि वो लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। वो लोग 3 एस्पेक्ट पे कैलकुलेट करते हैं। एक पहला क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब वहाँ का लोग कितना जीता है, कितना उम्र तक जीता है। वहाँ का लाइफस्टाइल, कितना रिच लाइफस्टाइल है, कितना अच्छा लाइफस्टाइल है, और वहाँ का एजुकेशन कैसा है, इससे वो लोग पता करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले के बाद है अब ग्रीन अकाउंट अप्रोच में क्या होता है, इसमें मेनली जो फिलॉसफी है लोग का, उसमें माना जाता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है ह्यूमन एक्टिविटी से ही एनवायरनमेंट में डैमेज हो रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डैमेज। इसमें और क्या होता है कि ऑल नेशंस आर मेकिंग एफर्ट टू बिल्ड द ग्रीन इकोनॉमी। सबको, सारा नेशन जो भी वर्ल्ड में है, सबको मिलके जो है ग्रीन इकोनॉमी बनाना है। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो गेनिंग अटेंशन, उसको अटेंशन मिल रहा है। फिर क्या है, इम्पैक्ट। फिर जो ये है, ये इम्पैक्ट आवर सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्शंस को इम्पैक्ट करता है। ये एक थिंकर है, ये एग्ज़ाम के लिए काम का है, ये लोग इसको पेपर में कोट कर देना। तो पॉल और हरोल्ड, ठीक है, हरोल्ड ग्लासर, ये क्या प्रपोज करता है कि ट्रांसफ़र मेथड अप्रोच को
इंटीग्रेट कर देते हैं ग्रीन अप्रोच से। जो ग्रीन GA मतलब ग्रीन अप्रोच, तो जो ट्रांसफर मोड अप्रोच है उसको ग्रीन अप्रोच के साथ मर्ज कर देते हैं। उससे क्या होगा, दिस अप्रोच एम्फसाइजेज ऑन द स्टॉक एंड फ्लो अलोंग द बायो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, मतलब गिव्स मीनिंग टू द ग्रीन अकाउंट जो है ग्रीन अकाउंट अप्रोच, उसको ये मीनिंग दे देता बाय एडिंग विद द एम्फसाइजिंग ऑन स्टॉक एंड फ्लो विद द बायो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से। फिर क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना कि सब, इसमें एक और है कि सबसे अपना बुक में देखना सब कुछ सेम चीज़ लिखा हुआ, जो इधर लिखा हुआ, जो उधर है, जो subsequent utilization refers to the spending of interest while keeping the capital। ये एक चीज़ लिखा हुआ था, तो इसको ऐसे रट लो, उतना मेरे को भी समझ में नहीं आया कि क्या है ये, ठीक है। और क्या है, ये लोग में प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हरमैन दिया है, हरमैन डायल क्या बोलता है, ये 2 पॉइंट लिखा हुआ है बुक में कि हार्वेस्ट रेट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दी रीजनरेशन रेट, ठीक है। हार्वेस्ट रेट जो होता है वो लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए रीजनरेशन रेट के, और जो वेस्ट इमर्जन रेट है वो भी लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए नेचुरल असिमुलेशन कैपेसिटी। इसमें क्या होता है ना, जो हम लोग हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप को उतना या उससे कम कर देंगे हार्वेस्ट जितना वो खुद से रीजनरेट हो जाए। रीजनरेट मतलब खुद से उग जाए। अगर मान लो खुद से उगेगा वो 50 और हम लोग कर दिए 100, मतलब हम लोग कर दिए 60, तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो माइनस में फिर वो उतना उग ही नहीं पाएगा, उतना रीजनरेट हो ही नहीं पाएगा। तो हम लोग का धीरे धीरे जो भी एनवायरनमेंट है वो कम होता जाएगा, ट्रीज कम होता जाएगा। लेकिन मान लो अगर 50 खुद रीजनरेट हो सकता है और हम लोग 40 किए, ठीक है, तो क्या हुआ कि 10 तो अभी भी वो ज़्यादा रहेगा इन्वायरमेंट में, तो उससे दिक्कत नहीं होगा। वही सेम है कि नेचुरल एसिमुलेशन मतलब कि जो अर्थ अपने आप को सेल्फ हील करता है, जो अर्थ है वो सेल्फ हील, मतलब हम लोग पोल्यूशन किए 50, ठीक है, और अर्थ अपने आप को हील कर सकता है 50, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ अपने सबको बैलेंस हो जाएगा। तो वहाँ पे वही लिखा हुआ है। और ये जो ग्रीन अकाउंट अप्रोच है, इसमें जो है वो है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द ग्रीन एंड रीन्यूएबल रिसोर्सेज बट ऑल्सो दी बायो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। ये हो गया यूनिट 3 खत्म। अब यूनिट 3 खत्म होने के बाद यूनिट 4 कुछ है नहीं इसमें। यूनिट 4 में जो है एक तो पुराना जो मॉडल था MDG, जो पुराना डेवलपमेंट मॉडल था, मिलेनियर डेवलपमेंट मॉडल, उसी के बारे में है। तो अब यूनिट 4 हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है, यूनिट 4 में जो पहले जो गोल सब चलता था उसको बोलते थे मिलेनियर, आई थिंक मिलेनियर ही बोलते थे, या थोड़ा करेक्ट अपने आप को देख लेना तो क्या बोलते हैं कि वो मिलेनियर डेवलपमेंट मॉडल, जिसको मेनली सब लोग इसको MDG कॉल करता है, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है। MDG तो था वो 2015 तक का टारगेट बनाया था, ठीक है। उस 2015 के बाद क्या आ गया SDG, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसका टारगेट कब तक का है, 2030 तक का। इसमें क्या बोलते हैं MDG में कितना गोल्स था, 8 गोल्स था। और SDG में कितना गोल है, 17 गोल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब ये 8 गोल क्या था वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि MDG से SDG में क्या चेंज हुआ, तो हम लोग यहाँ पे चेंज देखते हैं। पहला जो 0 गोल का वो चेंज हुआ। पहले था कि SDG में क्या था, MDG में था कि नो पॉवर्टी और नो हंगर को एक साथ रखा गया था, ठीक है। जो 0 गोल था कि कोई पॉवर्टी नहीं होना चाहिए और कोई हंगर नहीं होना चाहिए, तो वो पहले जो था वो एक साथ था। लेकिन अब क्या है ना, अब SDG में वो दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर दिया है, पॉवर्टी अलग है और हंगर अलग है, अलग गोल्स में, ठीक है। फिर क्या है, यूनिवर्सल गोल बनाया था कि ऑल नेशन नॉट ओनली फॉर रिच। पहला मॉडल में ये था कि सिर्फ रिच कंट्री लोग उसके ऊपर ध्यान दे,
कि कैसे सब कुछ ठीक करना है, लेकिन अभी क्या क्या है, यूनिवर्सल गोल कर दिया है कि ऑल कंट्रीज़ करेगा, सिर्फ अमीर कंट्री नहीं, पुअर कंट्री भी अपने तरफ से एफर्ट करेगा। फिर क्या है, और क्या चेंज हुआ है कि अब जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, जो नया बना है SDG वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। पेपर उठ रहा, रुको। ठीक है। तो अब वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। फिर क्या है, हंगर को हम लोग कैसे मिटाएंगे, PPP मॉडल से मिटाएंगे, ठीक है। इंक्लूसिव हो गया ज़्यादा, हम लोग इंक्लूसिव हो गया। हाँ, जैसे हम स्टार्टिंग में बताएं, हंगर और पॉवर्टी को स्प्लिट कर दिया है। फंडिंग का इशू था, तो फंडिंग का इशू में किया है कि पहले का था कि जो रिच नेशन है वही फंडिंग करेगा, लेकिन अब पुअर नेशन भी अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। फिर पीस बिल्डिंग, पहले जो MDG मॉडल था उसमें पीस के बारे में कोई गोल नहीं था कि पीस हम लोग कितना रखेंगे, तो वो कोई गोल नहीं था उसमें, लेकिन अब एक पीस इसमें गोल है। पहले क्या था, नो फोकस बैक, लेकिन अब उसमें फोकस किया गया। फिर क्या है, डेटा रेवोल्यूशन, ये अब डेटा के ऊपर भी ध्यान दिया गया है कि कौन क्या कितना डेटा है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी चेंज किया गया है। पहले जो था कि सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दिया था कि एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, बस ठीक रहे, लेकिन अब क्या है, अब सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, टिल प्राइमरी या एज ऑफ 14 तक सबको वो एजुकेशन मिलना चाहिए। पहले जो था वो सिर्फ देखा गया था कि सबको एजुकेशन मिल जाए वही बहुत है, लेकिन अब जो है, अब सबको एजुकेशन अच्छे से मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक सेकेंड, एडजस्ट, हाँ ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये 17 गोल्स क्या है, ठीक है। पहला, नो पॉवर्टी गोल। नो पॉवर्टी गोल में हम लोग देखेंगे कि एक बुक के साथ देखना तो अच्छे से समझ में आएगा। नो पॉवर्टी गोल में क्या है कि वर्ल्ड में कोई पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, एक सब चीज़ सबके पास एक सोशल नेट होना चाहिए, मतलब एक इंश्योरेंस टाइप का, अगर कुछ दिक्कत हो गया तो सोशल नेट है। सबके पास बेसिक जो सर्विसेज होते हैं, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ वगैरह, वो सबके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है सब कुछ। तो हम लोग जल्दी जल्दी बताएंगे अभी क्या है। फिर क्या है कि जो ज़ीरो हंगर है, वो ज़ीरो हंगर के लिए इतना तो सबको समझ में आ रहा है, ज़ीरो हंगर मतलब क्या है, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए इंडिया में क्या है, इंडिया में उसके लिए आपका अन्योदया अन्न योजना उसके लिए बनाया गया, ठीक है, कि ज़ीरो हंगर रहे। ज़ीरो हंगर के लिए और क्या है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम लगा के रखे कि सबको राशन कार्ड से वो मिल जाए, सारा सबको खाना वगैरह मिल जाएगा, फूड ग्रेन और वो सब। फिर गुड हेल्थ के लिए क्या किया है, सबको अफोर्डेबल मिल जाए। फिर उसके लिए इंडिया का गवर्नमेंट क्या किया हुआ है, इंडिया का गवर्नमेंट जन आरोग्य योजना निकाल के रखा है, आयुष्मान भारत स्कीम निकाल के रखा है। फिर एजुकेशन के गोल को फुलफिल करने के लिए क्या हुआ है, एजुकेशन सब अपने मन से लिखना है कि भाई नहीं है तो बुक पढ़ के भी समझ में आ जाएगा ना, तो यहाँ सबसे शॉर्ट में समझा दिए। तो कॉमन सेंस है कि अब गुड हेल्थ थोड़ी समझाएंगे हम क्या होता है। एजुकेशन के लिए क्या है, PM कुशल विकास योजना निकाला है गवर्नमेंट। फिर हम लोग बोलेंगे कि SC ST को सब कुछ फ्री मतलब सपोर्ट किया जाता है, हेल्प किया जाता है। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो लोग को भी हेल्प किया जाता है, वही है। फिर जेंडर इक्वालिटी में क्या है, जेंडर इक्वालिटी के लिए सबको PM जन धन योजना खोला गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिससे हो जाए सबका। फिर गर्ल्स को रिजर्वेशन दिया है, बसेस में रिजर्वेशन है, कुछ सीट जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है, 33% पंचायत वगैरह में। फिर क्लीन वाटर सैनिटेशन में क्या है, PM जल शक्ति मिशन जो है उसका काम है कि सबको भाई क्लीन वाटर प्रोवाइड करना। फिर क्या है, अफोर्डेबल एनर्जी के लिए शाजी बिजली हर घर योजना, मतलब PM शाजी बिजली हर घर योजना, ठीक है। फिर डिसेंट वर्क के लिए क्या है, मुद्रा स्कीम
कि जो भी MSMEs है, जो भी छोटा मोटा कंपनी है, वो लोग को लोन में मिल जाए। GST है उसके लिए। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 का वो है। फिर इंडस्ट्रियल इनोवेशन के लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है, स्टार्टअप इंडिया खोला गया है, स्टैंड अप इंडिया खोला गया है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो दिया गया है। और क्या किया है, गति शक्ति मिशन जो दिया है कि अभी गवर्नमेंट अपना कुछ कुछ कंपनी सब में स्टेक बेच देगा और उससे फिर अच्छा रोड सड़क वड़क कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा। फिर क्या होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी में क्या है कि रिच और पुअर के बीच में इनइक्वालिटी घटाने के लिए जो भी प्रोविजंस है वो सब लिख दो। और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दिया गया है। फिर सस्टेनेबल सिटीज़ में क्या है कि सस्टेनेबल सिटीज़ में सबको हाउस मिलेगा PM आवास योजना के तहत। और क्या है, स्मार्ट सिटीज़ बनाया। और क्या है, ट्रांसपोर्ट अच्छा किया, इंटरकनेक्टिविटी सब में डेवलप किया। और क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन में क्या होगा कि सबको जो भी सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल का हेल्थ कार्ड, जो भी मिनरल है उसको अच्छे से यूज़ करना है, एफिशिएंटली यूज़ करना है। क्लाइमेट चेंज के बारे में इतना पढ़ चुके हैं। फिर क्या है, लाइफ बिलो सी में एक डेटा है कि 9 कोस्टल स्टेट है हम लोग के नेशन में। तो 9 कोस्टल स्टेट है, तो फिश सब ठीक रहे, जो भी बायोडाइवर्सिटी ऑफ वाटर है वो सब कुछ रहे, अंदर जो कोरल लोग रहता है वो लोग भी ठीक से रहे। तो और लैंड का भी वही है कि फॉरेस्ट में है तो लैंड, लाइफ ऑन लैंड, उसके लिए नेशनल पार्क सब खोल दिया है, नेशनल पार्क। फिर टाइगर रिजर्व है कि डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। फिर पीपल लोग के भी लाइफ के लिए सब प्रोविजन सब लेके रखे हैं। फिर लाइफ ऑन अर्थ, फिर पीस रहे, सबको जस्टिस मिल जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट दे दिया है पीस के लिए, सबको ब्रदर एंड हारमोनी से रहने के लिए बोला, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन रहे। फिर लास्ट है पार्टनरशिप एज अ गोल कि सब लोग भाई इंडस्ट्रियल लेवल में, पर्सनल लेवल में, सोसाइटल लेवल में सब लोग रहे, ताकि सब लोग अच्छे से काम कर पाए, बिजनेस मिल पाए, फंडिंग मिल पाए, सब लोग एक दूसरे को मदद करें तो ग्रो एज अ नेशन। ठीक है, ये हो गया ब्लॉक 1 ख़त्म। थैंक यू।